अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बर अक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर करारदाद पेश और मंजूर कर ली गई। इस करारदाद में तमाम जमहूरी कुव्वतों के दरमियान एक नए मीसाके जमहूरियत पर इत्तेफाक का मुतालबा किया गया है। करारदाद के एलामिये में यह कहा गया है कि नया मीसाक इलेक्शन कमीशन की एक ऐसी तश्कील पर मुश्तमिल होगा जिस पर तमाम फरीकैन का इत्तेफाक राय हो। नए मीसाक में शफाफ, आजाद और मुनसिफाना नए इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। इस करारदाद में बानी के खानदान के अफराद के साथ मुलाकातों को बहाल करने का मुतालबा भी किया गया और यह भी कहा गया कि बानी की सियासी मुलाकातों और राब्तों को उनका कानूनी हक तस्लीम करते हुए बिला रुकावट जारी रखने की इजाजत दे दी जाए। ताहम अब तक पीटीआई के पार्लिमानी पार्टी के इजलास पर हुकूमत की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। दूसरी जानिब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का दौरा सिंध मुकम्मल हुआ और मुकम्मल होने वाला ये दौरा अभी तक मुअम्मा बना हुआ है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमन ने यह इल्जाम आयद किया है कि वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी की दौरा कराची में 9 मई जैसे वाकयात को दोहराने की कोशिश की गई। सीनियर वजीर शर्जील नामेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वजीर आला केपी के दौरे से कबल सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद था जिससे उन्हें आगाह भी कर दिया गया, जबकि सिक्योरिटी प्लान भी तरतीब दिया गया। उनका यह कहना है कि आपने ये हुकूमत पर, सिंध हुकूमत ने आपको इस पर रोका, आपको ट्रैफिक में रोककर सिंध हुकूमत को क्या फायदा मिलेगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बदकिस्मती से सुहेल आफरीदी के दौरे कराची के आखिरी दिन सिंध हुकूमत का रवैया तब्दील हो गया। हैदराबाद से वापसी पर उनका रास्ता रोक लिया गया और यह भी कहा गया कि सिंध हुकूमत ने पहले तो जलसा करने की इजाजत दी और फिर खुद ही रास्ते बंद कर दिए। दूसरी जानिब कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर की तैनाती का मामला अब हल होने के करीब है और इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ को एक अपोजिशन लीडर की तैनाती से मुतालिक यकीन दहानी भी करवाई है और जुमेरात तक अपोजिशन लीडर की तैनाती कहा जा रहा है कि हो जाएगी। पीटीआई के चीफ वहब मलिक आमिर डोगन ने अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए स्पीकर को खत लिखा है और इस खत में कहा है कि अपोजिशन की अक्सरियत महमूद खान अचकजई को मुत्तफिका तौर पर अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद कर चुकी है। इस पर फैसला कब होता है, क्या होता है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शमूलियत के लिए। सबसे पहले तो हम ये बात करना चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपनी एक मुज़ाहमती पॉलिसी को लेकर अभी तक चल रही थी और उसकी कड़ी हमने देखी कि इससे पहले वजीर आला केपी ने पंजाब का दौरा किया, सिंध का दौरा किया, मूवमेंट की बात की, पॉलिटिकल मूवमेंट की, लोगों को निकाला, मोबिलाइज किया और एक कामयाब दौरा उन्होंने किया। लेकिन अब बात की जा रही है मिसाक जमहूरियत की। इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी इन सब के होते हुए सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए इस तरह है, हम लोगों ने इससे पहले एक मिसाक जमहूरियत के बोर्ड नाम सुन रहे हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का बहुत ढंढोरा हुआ है। उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बेसिकली 4 मेजर क्या कह सकते हैं उसे हिस्से हैं। उसमें जो तीसरा हिस्सा है वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के बारे में। वो मेरे ख्याल में 27, 28, 29, 30 ये 4 क्लॉजेस के अंदर आते हैं। ठीक है। ये जो अभी इन लोगों ने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए हैं, इन्होंने रेफरेंस दिया है मिसाक जमहूरियत का। जी जी। उसमें जो जिन 4 शिकों की मैं बात कर रहा हूँ उनमें से एक भी नहीं है। अच्छा। हम उसको वैसे करना चाहते हैं। वो आप कह रहे हैं कि वो 4 शिकें जो हैं वो अभी अंडर डिस्कशन आई ही नहीं है, वो नहीं आउट नहीं, वो इन लोगों ने जो देखें, इन लोगों ने 26वीं और 27वीं तरामीम की है। इन लोगों ने इलेक्शन एक्ट के अंदर चेंजेस किए हैं। इन्होंने सारी चीजें जो चेंजेस किए हर लिहाज से चेंज किए हैं, ठीक है। और जो मिसाक जमहूरियत के अंदर इन लोगों ने फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, जो कि उसका आप ये समझ लें कि तीसरा सेक्शन है। अच्छा। उसमें 4 क्लॉजेस हैं मिसाक जमहूरियत की। उनमें से एक चीज पे भी इन लोगों ने ये 26वीं और 27वीं तरामीम में उसको नहीं डाला। हम ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है, वो है इलेक्टोरल मैनेजमेंट बाय नॉन क्या कह सकते हैं पॉलिटिकल एक्टर्स, ठीक है।
उस चीज को आपने खत्म करना है, ताकि हर इलेक्शन के बाद ये बातें ना आए कि जी इस दफा फलानी चीज बैठ गई, इस दफा उसने ये कर दिया, उसने फलाना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सो उसके लिए इन ऑर्डर टू हैव अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यू नीड टू हैव कि आपका यहाँ पे फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। उसके लिए आपने पूरा इलेक्टोरल सिस्टम को ठीक करना है, जिसमें खास तौर पे आपका जो इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि वो जनरली कमीशन लेके काम करता है। क्या कमीशन लेते हैं ये लोग? बस सब वो कुछ को छोड़ दें, कुछ चीजें अनकही बेहतर है। नहीं सर, ये एक बहुत बड़ी चीज है। आपने इलेक्टोरल सिस्टम की बात की ना। देखिए ऐसा होता है देयर आर टू थिंग्स। आप इन काइंड होता है और आप इन वो क्या कह सकते हैं, फाइनेंशियल हो जाता है। जब आप फाइनेंशियल नहीं कर रहे होते तो वो इन काइंड लेते होते हैं। इन काइंड में ओहदे होते हैं, इन काइंड में मरात होती है, इन काइंड में अदर चीजें होती हैं। तो उस लिहाज से जब आप अपने जिम्मेदारियों के साथ, जिसका आपने ओथ लिया होता है, जब आप उसके साथ बेईमानी करते हैं, जब आप उसके अंदर डंडी मारते हैं, जब आप अपने ओथ के खिलाफ करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है आप झूठ बोलते हैं, जब आप नाइंसाफी करते हैं, तो बेसिकली तो ऐसा लगता है कि आपको खुदा का खौफ नहीं है, आपको किसी और चीज का खौफ है। अच्छा, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब आपने सर ये बात की ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की। पीटीआई 2018 से पहले जब बात करती थी तो ये बात बड़ी वाज़ेह होती थी और टॉप ऑफ द लाइन होती थी। खान साहब इस पर बहुत बात करते थे। नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली उनके टेन्योर के अंदर, लेकिन अब अगर आप इस पर बात कर रहे हैं, सो यू डू यू थिंक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमती जमात पीएमएल या दीगर जमातें, हम लोगों ने ड्यूरिंग आवर टेन्योर हम लोगों ने कोशिश की। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ एक और जी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो साइन हुआ है, जिसका ढंडोरा पीटा जाता है, उसमें कहा गया है कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है वहां पे ओपन बैलेट हो। ठीक है, और आप लोगों ने देखा कि सेनेट के अभी ये जो 27वीं तरमीम आई थी, इसमें सेनेट में चेयरमैन साहब जो थे, और मैंने उसको पॉइंट आउट भी किया था, चेयरमैन साहब एक ऐसे शख्स को सपोर्ट कर रहे थे कि जिसने अपनी पार्टी के मौकफ के खिलाफ वोट दिया। चेयरमैन साहब उधर ओपनली कह रहे थे, जब उसने कहा कि मैं रिजाइन दूंगा, हम आपको वापस ले आएंगे। मतलब दैट इज हाउ यू प्रमोट हॉर्स ट्रेडिंग फ्रॉम द हाईएस्ट मतलब जो पेडेस्टल है ऑफ द सिस्टम। आपका चेयरमैन जो है ना, ही बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान व्हेन द प्रेसिडेंट इज नॉट देयर। दैट इज हाउ बिग पोजीशन दैट इज। और वो वहां बैठ के, अपनी कुर्सी पर बैठ के सबके सामने कह रहे हैं कि अगर तुमने हॉर्स ट्रेडिंग की है और उसकी बेसिस पे तुम जा रहे हो, हम तुम्हें वापस ले आएंगे, आओ हॉर्स ट्रेडिंग करो भाईजान। ये तरीका होता है। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इन्होंने लिखा था, पीपल्स पार्टी वालों ने लिखा था, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने लिखा था, जिनके बारे में ये लोग बहुत कहते हैं कि उन्होंने ये कुर्बानी दी, वो कुर्बानी दी, फलानी कुर्बानी दी, खून का नजराना किया, ये सब कुछ किया। बिल्कुल किया। इन लोगों ने उसके बाद क्या किया, वो तो साइन करके चली गई, इन लोगों ने उनका सत्यानाश कर दिया है। ठीक है, अब उस चीज को हम लेकर कह रहे हैं कि आप उसको बीच में इंक्लूड करें। सही। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज। नंबर 2, हमारे जमाने में एक हम लोगों ने कहा था कि ओपन बैलेट हो, खासतौर पर सेनेट में, ताकि पता चले कि कौन हॉर्स ट्रेडिंग में है, कौन नहीं है। नंबर 2, हम लोगों ने कहा था फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिए हमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को कम करना है। ठीक है। पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, हम लोग नेचुरल स्टुपिडिटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, नेचुरल स्टुपिडिटी NS। ठीक है, हम उस तरफ जा रहे हैं असल में। और हमने एक ऐसा सिस्टम निकाला था कि जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं था, जिसका ड्यूरिंग इलेक्शंस हैक नहीं हो सकता था, क्योंकि वो इंटरनेट कनेक्टेड नहीं था। आप उसमें जाके दोनों क्या कह सकते हो उसे, इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज पेपर बैलेट दोनों कर सकते थे। तो जब आप किसी पार्टी का निशान को करते, उसका निशान की एक पर्ची आ जाती, वो निशान भी एज इलेक्ट्रॉनिक वो काउंट हो जाता, और वो बैलेट जो है जो आपको निकलता, वो आप एक डब्बे में डाल देते। तो जस्ट इन केस इन द एंड
5 बजे सब खत्म हो गया, मैंने उसको एंटर किया, मुझे फाइनल रेस्ट 5 सेकंड में मिल गई कि जी इतने लोग ने वोट डाला, ये चीज है, प्रिंटेड फॉर्म में आ गए। उसी वक्त उसको स्कैन किया, जितने भी वहां पे पोलिंग एजेंट है उसने स्कैन किया, उन्होंने अपने अपनी जगह भेज दिया। दैट्स हाउ इट इज। हाँ, अगर किसी जगह पे क्वेश्चन मार्क है, भैया बैलेट खोलो, गिन भी लो। सो देयर वाज बोथ पेपर बैलेट as well as the electronic ballot in one go, I think, which was very very intelligent। लेकिन हमारे वो सारे लोग जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं, उनकी हालत खराब हो गई कि अगर ये होगा तो हम मैनेज कैसे करेंगे अपने वोटों को, हम तो वैसे भी हमेशा मैनेज करके ही आए गए हैं। तो इस बेसिस पे उन लोगों ने वहां पे खत्म किया, और फिर हमने 2024 में देखा कि किस तरीके से इन्होंने 80% को मैनेज किया। 20% इनके टिकट, इनकी सीटें थी, 80% सीटें हमसे ले गए ये लोग चोरी करके। तो इस तरह के सिस्टम में जो अभी इस वक्त हमारा है सिस्टम, उसके अंदर रहने का फायदा है बेसिकली उनको, तो वो इजी और हैसल फ्री या फिर अपडेटेड या फिर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड किसी किस्म का कोई सॉफ्टवेयर, कोई नई चीज चाहते कि वो अपग्रेड हो, बिकॉज वो चाहते हैं कि वो फिर उनकी फेवर में उस तरह से हो नहीं पाएगा, वो उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेट मी रिफ्रेज, ये वो नहीं चाहते। इसमें पाकिस्तान में जो इलेक्टोरल फ्रॉड होता है ना जी, ये एक पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती। ये एक सिस्टम है जो कि नॉन पॉलिटिकल सिस्टम है, वो इलेक्टोरल फ्रॉड करता है। तो इसके अंदर तो फिर सारे पॉलिटिकल लोगों को आपके साथ होना चाहिए ना। आप ये जो कह रहे हैं कि अभी हमने रखे हैं मिसाल की जमहूरियत में ये जो सारी चीजें रखी हैं जी, उसूलन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों को पता है कि उनकी अब वीकनेस ये है कि वो अपने एक छोटी सी जगह तक महदूद होकर रह गए हैं, अब कोई ना कोई ऐसा सहारा चाहिए, बैसाखी चाहिए जो उनको चलाने के लिए तैयार है। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन में अगर हम एक सर्वे करें तो 87 से 90% लोग एक खास पॉलिटिकल पार्टी और एक खास लीडर को वोट देंगे। अब वो बाकी के 10% जो सीटें हैं वो डिवाइड होंगी बाकी सब लोगों के दरमियान में। सही। आप मुझे बात बताएं, अगर मैं उन 10% में आता हूं, क्या मुझे फिक्र होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल होगी, होनी भी चाहिए। तो जब मुझे फिक्र होगी ना, तो मैं उन बैसाखियों के साथ चिमट जाऊंगा जिनके साथ मुझे शायद चांस हो कि मुझे 17 से 160 सीटें हो जाएं, तो मैं उन बैसाखियों के साथ चिमट जाऊंगा। बिल्कुल ठीक। उन बैसाखियों के लिए मैं सब कुछ कर लूंगा, बिल्कुल, चाहे मुझे 27वीं तरमीम क्यों ना पास करानी पड़े, 28वीं, 19, 30वीं क्यों ना पास करने पड़े, चाहे मुझे पूरे पाकिस्तान को ताहयात किसी को, सब लोगों को वोट क्यों ना देना पड़ जाए, मैं वो कर लूंगा। क्योंकि इधर मेरा अपना जाती मफाद, लेकिन मैं उसको रैप करूंगा इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। नाम मुल्क का लगाऊंगा, काम अपना करूंगा। बिल्कुल ठीक। तो पीटीआई ने अब ये जो तमाम जमहूरी कुव्वतों से मुतालबा किया है, ये जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं मिसाक जमहूरियत के शिकों को, तो सर आप समझते हैं कि जमहूरी कुव्वतें वाकई जमहूरी हैं, वो ये सब चीज़ें इनके ऊपर आएंगी? बिकॉज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि उन लोगों का फ़ायदा है, वो जो 10% है, 15% है, उनका फ़ायदा है, तो वो आपके साथ क्यों चलेंगे? और फिर सेकेंडली आपने एक स्ट्रीट मूवमेंट भी निकाली हुई है और उसके साथ साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं ना, आप लोग बात भी करना चाह रहे हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर आप एहतजाज की कॉल भी दे रहे हैं तो फिर आप अपने वर्कर्स को, अपने लोगों को मुश्किल में डाल रहे हैं, आप इसको वापस ले लें और मुज़ाकरात के टेबल पर बैठ जाएं, हम अच्छा करेंगे। देखिए, इस तरह है कि आपका पहला सवाल का जो हिस्सा है कि क्या वो लोग आपका साथ देंगे, आई होप कि वो दे, मेरा ख्याल नहीं है कि वो देंगे। ठीक है, मैं अगेन बता रहा हूँ, उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। उनको बज़ाहिर उनको नजर ये आ रहा है कि अगर हम लोगों ने इन चीजों के ऊपर एक्ट कर लिया और एक फ्री और फेयर इलेक्शन हो गए, इतने अनफेयर इलेक्शन के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केम आउट टू बी द बिगेस्ट सिंगल पार्टी। तो अगर हम फ्री एंड फेयर कर देंगे तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो उस बेसिस पे आई डोंट थिंक सो दे विल।
मैं सच Right. पर बताऊं, मेरा नहीं ख्याल कि वो करेंगे। इतने उसूल पसंद ये लोग नहीं है, हम्म, इतना बड़ा जिगरा इन लोगों का नहीं है कि ये कोई चीज इस मुल्क के लिए ठीक कर दे। ये अपने लिए ठीक और खराब कर सकते हैं, मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये मेरा मानना है, मैं इस पे बिलीव करता हूं। तो ठीक ये है, होता हुआ नजर अब नहीं आ रहा। बात नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक। अब आ जाते हैं दूसरी बात की कि एहतजाज और मुज़ाकरात। जी। देखिए, इस तरह होता है, जिंदगी में चीजें सीरीज में नहीं होती, पैरेलल होती हैं। ठीक है, मैं आपके साथ बातचीत भी कर रहा हूँ, एहतजाज भी। अच्छा, एहतजाज इंसान करता कब है? एहतजाज तब करता है जब मैं आपका हक मारूंगा ना, जब मैं आपका कोई हक लूंगा। आप सबसे पहले मेरे साथ लड़ाई नहीं करेंगे, आप सिंपल जाएंगे एक जज के पास जाएंगे कि सर जी, इसने मेरा ये जमीन अपने कब्जे में कर दी है। या आप किसी गवर्नमेंट के इदारे के पास जाएंगे कि जी ये देखे जी, पुलिस भाईजान, इसने मेरे साथ ये किया है। वो पुलिस ने पैसा खाया होगा, वो उल्टा आपको मारना शुरू कर देगा, आपके ऊपर आपके एफआईआर नहीं काटेगा उसके खिलाफ, बल्कि उल्टा आपको तंग करेगा। तो आप क्या करेंगी? आप एक लॉयर के पास जाएंगी, उसको पैसे देंगी और एक जज के पास जाएगी कि ये जज है। अब अगर वो दूसरा बंदा उस जज को पैसे देकर उससे डिसीजन अपने नाम ले लेता है, अब आप एहतजाज पे आ जाएंगी। जब आपने सारे जो नॉर्मल तरीके हैं ऑफ ट्राइंग टू गेट योर राइट्स वो आपने इस्तेमाल कर लिए हैं, नहीं हो रहा, तो फिर आप एहतजाज में जाती है। मतलब वो उसके जाके उसके सुनानी है, ये कर रही है, लड़ाई की है, वो के फलाने के, आप उस तरफ चली जाती है। ठीक है, अब दो चीजें हो सकती है। व्हाइल दैट इज हैपनिंग, एक जिरगा होता है, एहतजाज भी हो रहा है, दरमियान में जिरगा हो जाता है कि यार देखो, इसके जमीन थी, ये थी, मैं भी जानता हूँ, वो भी जानता हूँ, और वो फिर जिरगे में एक चीज सेटल हो जाती है। चलो ये सारी कर ले, उस बंदे को भी थोड़ा सा, जिसको आपको मुका कह ले या जिरगा कह ले, जो मर्जी कह ले, वो चीज वहां पे एक चीज डिसाइड हो जाती है, बात खत्म हो जाती है। तो क्या दोनों चीजें साइमल्टेनियस हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ठीक है। ये नहीं है कि आप इसको खत्म करो, आपके लिए सीरीज में काम नहीं करना, पैरेलल होता है। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। मतलब सामने से जो शर्त आ रही है, आप कह रहे हैं कि वो होनी नहीं चाहिए, वो अननेसेसरली आपने उसको ऐड ऑन कर दिया है। लास्टली सर, महमूद खान नचकज़ई, जी सर आप कंप्लीट कर लें। हाँ जी, देखिए, इस तरह है कि अगर आप दुनिया की सियासत देखें ना, दुनिया में हर जगह पे मुज़ाकरात भी हो रहे होते थे और साथ साथ एहतजाज भी हो रहे थे। तो ये एक अनोखे लोग हैं, इनकी अनोखी बातें हैं और इनकी अनोखा तरीका है वारदात का। बिल्कुल ठीक। अच्छा मोहम्मद साहब, अब महमूद खान नचकज़ई की तैनाती का जो मामला अब आखिरी मराहिल में पहुंच गया, एज एन ऑपोजिशन लीडर वो आ रहे हैं, तो मान नहीं रहे थे शुरू में, हुकूमत नहीं चाहती थी कि वो हों ऑपोजिशन लीडर, तो अब अगर मानने पर तैयार हो रहे हैं और चीज़ें बेहतर हो रही हैं या वो कायल हो रहे हैं, तो इसके पीछे भी आपकी एफर्ट्स हैं? बैकडोर कुछ बातचीत हुई, कुछ रवाबित हुए? देखिए, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपको पता चल जाएगा जो मैं पहले बातें कर रहा था वो क्यों सच है। एक सिस्टम है, उसको हम कहते हैं पार्लियामेंट जी। ये पार्लियामेंट के अंदर बाज चीजें जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर गुजारा नहीं होता। ठीक। वो है आपका स्पीकर, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। लीडर ऑफ द हाउस बाय डिफाइनिंग ये होता है कि ज़ाहिर है जो जिनकी तादाद ज्यादा है जो वो हुकूमत बनाएंगी, तो जब जिनकी तादाद ज्यादा है वो हुकूमत बनाएगी, तो हुकूमत के लोग जो होते हैं ना, बेस्ड ऑन द नंबर्स वो एक बंदे का नाम दे देते हैं कि ये हमारा लीडर ऑफ द हाउस होगा, और उसकी ऑटोमेटिक मतलब उसकी तायनाती जो है ना एक किस्म की फॉर्मेलिटी होती है फॉर द स्पीकर एंड द चेयरमैन कि वो उसको कर दे, वो ना नहीं कर सकता, ही कैन नॉट। ठीक है, ये उसका प्रेरोगेटिव नहीं है कि वो इसके ऊपर क्वेश्चन करे। राइट। ये उसकी ड्यूटी है कि वो उसको नोटिफाई करें। राइट। अब दूसरी चीज आ जाती है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वो भी यही सिस्टम है। जो ऑपोजिशन की पार्टीज होती है विद द हाईएस्ट नंबर,
वो नॉमिनेट करती है हमारा, क्योंकि इट्स बाय 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 बेसिकली बाय वर्च्यू ऑफ द नंबर्स। अगर आपके नंबर्स आजाद लोगों की ज्यादा हैं पोजीशन में एज अपोज टू अ पॉलिटिकल पार्टी, तो वो आजाद वाले एक बंदे के ऊपर कह देते कि यार ये बंदा हमारा है। बिल्कुल जैसे अगर आजाद लोगों की तादाद ज्यादा है गवर्नमेंट में, वो एक आजाद प्राइम मिनिस्टर चुन सकते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ नंबर ऑफ द वोट्स। राइट। तो उसी तरीके से ये भी हो जाता है। तो उसमें तो इन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन को तबाह कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन को भी तबाह किया, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस को भी तबाह किया है, हाउस को भी तबाह किया है। ये बेसिकली दे आर लाइक वल्चर्स। These two political parties, in my opinion, are like vultures who have क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान को पिछले 40 साल से नोच नोच के खा रहे हैं। मैं क्यों कहता हूं? इन सब को आज से 40 साल पहले इन सब की आप हिस्ट्री उस वक्त के टैक्स के लिहाज से निकाल के देख लें। जी जी। और इनकी आज की प्रॉपर्टीज को टैक्स के निकाल के देख ले, दे डू नॉट मैच। बिल्कुल ठीक। राइट सर। हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पर वक्त की भी किल्लत है, वरना मजीद भी डिस्कशन होती इस मौजू पर। और उनका यही कहना था कि अपोजिशन की अक्सरियत का मामला है। जो नंबर अपोजिशन के हैं, अगर उन्होंने महमूद खान असगज़ई को मुत्तफ़िका तौर पर अपना खिलाफ नामजद किया है, तो जितने नंबर्स हायर होंगे, जितने हाईएस्ट नंबर होंगे, उनके पास जितने वोट्स जाएंगे, तो फिर उनको चूज़ करना ही पड़ेगा। इट्स नॉट द मैटर कि भाई हमने जाकर कोई बैकडोर राब्ता किया है या हमने उनको कायल करने की कोशिश की है। तो आने वाले दिनों में ये नामजदगी भी हो जाएगी और हो सकता है कि ये नामजदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अच्छी साबित हो। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। शो का वक्त खत्म। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।